और आपकी मोहब्बत की ये ताकत है, उसी से ये हिम्मत मिलती है कि अरबों खरबों के इस प्रधानमंत्री को हम 2 कौड़ी का आदमी भी नहीं समझते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भेदभाव यदि किसी नाम पे होता है तो जन्म के नाम पर होता है। आप किस कोख से पैदा लिए हैं, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, इस आधार पे आपके साथ भेदभाव होता है। और हिंदुस्तान तो इस मामले में अजीबो गरीब देश है। एक मैं मजेदार बात आपको बताता हूं, और जो लोग बाहर कमाने के लिए गए हैं, विदेशों में रहते हैं, उनसे पूछिएगा, उनको ये बात मालूम है। इस्लाम में जाति नहीं है। मस्जिद में कोई ऊंच नीच होता है? अल्लाह के सामने हर कोई सर झुकाता है। इस्लाम में कोई जाति नहीं है। लेकिन जब ये धर्म हिंदुस्तान आया और लोग यहाँ पे मुसलमान हुए, तो इस्लाम में जाति नहीं होने के बावजूद मुसलमान में जाति पैदा हो गई। अब आप सोच करके बताइए, जो लोग जात और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो सिर्फ संविधान के खिलाफ नहीं है, वो संविधान और इंसान के खिलाफ है। इस बात को भी उनको समझना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं। हम सब, अगर आप आस्तिक हैं, अगर आपको अल्लाह और खुदा में भरोसा है, तो हम सबको उसी खुदा ने बनाया है, उसी ईश्वर ने हम सबको बनाया है। अगर आप विज्ञान को मानते हैं, तो विज्ञान के आधार पर भी हम सब होमोसेपियंस हैं। अब बताइए, किसी मुसलमान के पेट में अगर कोई छुरा भोंकेगा तो खून निकलेगा, किसी हिंदू के पेट में भी कोई छुरा भोंकेगा तो खून ही निकलेगा। हमको अगर पीटेगा तो आंख से आंसू निकलेगा, आपको कोई पीटेगा तो कान से आंसू निकलेगा कि आंख से ही आंसू निकलेगा। विज्ञान के हिसाब से भी हम सब होमोसेपियंस हैं, हम सब मनुष्य हैं। लेकिन ये भेदभाव क्यों है? जबकि अंग्रेजों को जो हमने भगाया, तो अंग्रेज हमारे साथ क्या करते थे? हमारी मेहनत, हमारा खेत, हमारी फसल, हमारे संसाधन उनको लूटता था और इंग्लैंड ले जाता था। हमारी ही कलेजे पे बैठकर, हमारी ही छाती पर बैठकर हम पर ही शोषण करता था। और रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता था, भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। हमारी तुलना वो कुत्तों से किया करते थे। अब मैं एक स्टेटमेंट आप लोगों को याद दिलाता हूं। जब मोदी जी को पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री थे, 2002 में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए दंगा हुआ, इसका आपको अफसोस है कि नहीं है? आपको हैरानी होगी और आपको शर्म आएगी कि मोदी जी ने क्या बयान दिया था। मोदी जी ने कहा कि मान लीजिए आप कार से जा रहे हो और आपके गाड़ी के नीचे में कोई कुत्ता का पिल्ला आ जाए, तब भी आपको तकलीफ होता है। यह प्रधानमंत्री का बयान था। जैसे अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों की तुलना कुत्तों से किया करते थे, वैसे ही अंग्रेजों के ये चापलूस आज भी हिंदुस्तानियों को कुत्ते से तुलना कर रहे हैं। ऐसी जो सोच है, इस सोच से हमको लड़ाई लड़नी है, इस सोच को हमको हराना है और इनको बताना है कि तुम तब भी जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अंग्रेजों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आज भी जब हमारे संविधान के ऊपर हमला है, हमारी आजादी के ऊपर खतरा है, तो तुम इस देश के जो पूंजीपति हैं, जो आज के अंग्रेज हैं, उनके साथ बैठ करके चाय पे चुस्कियां ले रहे हो। ऐसी ताकत को जब तक हम परास्त नहीं करेंगे, तब तक हमारी असली जीत नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि आज हमारा जन्मदिन है। मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपके बीच का हूं, आपका लाल हूं।
आप मुझे प्यार करते हैं, आपकी मोहब्बत में महसूस करता हूं, और आपकी मोहब्बत की ये ताकत है, उसी से ये हिम्मत मिलती है कि अरबों खरबों के इस प्रधानमंत्री को हम 2 कौड़ी का आदमी भी नहीं समझते हैं। और जब संघर्ष की बात हम कर रहे हैं, तब एक बात और आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। आज बहुत सारे वीर बांकुरे हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो मोदी से लड़ेंगे। तो हम बस एक बात पूछना चाहते हैं, अब काहे नहीं लड़े? जब इस देश में खुलेआम अखलाक की हत्या कर दी गई, तब आप क्यों नहीं लड़े? जब पहलू खान को मार दिया गया, जब जुनैद की मां से उसका बच्चा छीन लिया गया, तब आप कहां थे? जब अपने बच्चे के न्याय के लिए नजीब की मां को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था। ये आपके दावे खोखले हैं, लेकिन मैं यह बात स्पष्ट कर देता हूं, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस देश में जमहूरियत और संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई, जो लोग चुनाव जीतकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हमको किनसे लड़ना है ये हमको मालूम है। ऐसी जुमलेबाजी कि प्रधानमंत्री जब जुमलेबाजी कर रहे हो, जब ध्यान से उस आदमी को आप बोलते हुए सुनिएगा, हालांकि उसके लिए आपको बहुत धैर्य की जरूरत पड़ेगी, आपको सब्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास सब्र है और उस इंसान को यदि आप बोलते हुए सुनेंगे, तो मुझे तो यही लगता है, पता नहीं आपको क्या लगेगा, जैसे बाजार में कोई खटमल मारने की दवा बेचने वाला नहीं होता है। खटमल मारने की दवा ले लो, चूहा मारने की दवा ले लो, उसी स्टाइल में वो आदमी बोलते हैं। और वो जो खटमल मारने की दवा बेचने वाला होता है, और वो जो है दांत खाज खुजली की जो दवा बेचता है, कन्हैया महलम, वो आदमी जो बोलता है, उस बात को ध्यान से सुनिए क्या बोलता है। एक बार ले जाइए, बार बार लेके जाइएगा। एक बात बताइए, एक बार में जब खटमल मर जाएगा तो दूसरी बार क्या उसको सर में लगाने के लिए ले जाएंगे? ठीक यही काम इस देश के वजीर आजम कर रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कि वादा जो उन्होंने किया था, उस वादा को वो भूल चुके हैं और जनता के सामने रोज नया वादा लेकर के आ रहे हैं। हम अपने विरोधियों को पाकिस्तान नहीं भेजते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान से नाता है। आपका कोई नाता होगा पाकिस्तान से, हो सकता है टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चला रहे हो, ये बार बार लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं। और इनकी जो जुमलेबाजी है, उस जुमलेबाजी को समाप्त करके जो कलंक बेगूसराय के ऊपर लगाने का काम किया गया है, इस बात को आप गौर से समझिए कि वो आरोप एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो आरोप एक झंडे, एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो आरोप आपके बच्चे के खिलाफ है, आपके बेटे के खिलाफ है। और वो आरोप क्यों है? वो आरोप इसलिए है कि आपका बच्चा आपका नमक खाया है, आपका जो खून पसीने की कमाई लूटी जाती है, किसानों को जो आत्महत्या करना पड़ता है, खाने पीने के नाम पे भीड़ के द्वारा जिस तरीके से मुसलमानों की हत्या की जाती है, जिस तरीके से इस देश के शोषितों और वंचितों को पढ़ने लिखने और नौकरियों में जाने से रोका जाता है, इस संबंध में जब कोई सवाल उठता है, जो सवाल पूछता है, तो उसको ये देशद्रोही कहने का काम करते हैं। ये जो देशद्रोह का आरोप है, वो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, यह देशद्रोह का आरोप राष्ट्र कवि की इस धरती बेगूसराय की मिट्टी के ऊपर लगाया गया है। इसीलिए आपकी मिट्टी के ऊपर जो यह कलंक इस सरकार ने लगाने का काम किया है, इस सरकार को हमको सबक सिखाना है और पूरे देश को, पूरी दुनिया को यह बताना है कि बेगूसराय राष्ट्र कवि की पैदाइश है। बेगूसराय राष्ट्र कवि पैदा करती है। इस जिले में जो भी पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के लिए मर मिटने वाले लोग पैदा हुए हैं। इसीलिए यह बेगूसराय के प्रतिष्ठा का सवाल है। यह जिम्मेवारी मैं आपके कंधे के ऊपर डालता हूं
कि इस जिम्मेवारी को आप कैसे निभाते हैं। बस मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम चुनावी बरसात में टर्टर करने वाले मेढक नहीं हैं। हम चुनावी बरसात में टर्टर करने वाले मेढक नहीं हैं। हमारी रगों में आपका खून दौड़ता है। अन्याय के खिलाफ हर हाल में इनकलाब करेंगे, यह हमारा संकल्प है। और इस संकल्प से हम आपको यह कहना चाहते हैं कि नेता की तरह हम आपके बीच नहीं आए हैं। आपका बेटा है और आपके बेटे की तरह आपके बीच हैं। सुख दुख में शामिल होकर इस बात की हम गारंटी करना चाहते हैं कि कोई नफरतवादी, हिंसावादी इस देश के भीतर नफरत और सांप्रदायिकता की जहर को नहीं फैला सकता है। जब जब ये सांप नफरत का फन उठाने की कोशिश करेगा, उस फन को हम कुचलेंगे। यह हमारा संकल्प है। यह हमारा संकल्प है कि बेगूसराय जिले का इतिहास आपसी सौहार्द का इतिहास है। बेगूसराय का इतिहास ऐसा इतिहास है कि हम होली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं। यह बेगूसराय का इतिहास है। आजादी के आंदोलन के दौर से, आजादी के वक्त से लेकर के आज तक बेगूसराय के इतिहास में एक भी दंगा नहीं हुआ था। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में जाकर के डर का माहौल कायम करने की कोशिश की है इन गुंडों ने, तो इन गुंडों को हम खुली चुनौती देना चाहते हैं।